दुनिया में 2016 का जश्न शुरू हो चुका है और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली मुंबई में होटल सजे, वाघा बॉर्डर में भी मना जश्न। बाजार और रुपए ने भी तेजी के साथ दी 2015 को विदाई। सेंसेक्स 150 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, रुपए में 24 पैसे की मजबूती। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली एनसीआर में सस्ती मिलेगी सीएनजी, पेट्रोलियम मंत्री ने किया ऐलान। फ्री बेसिक्स पर फैसला जनवरी के अंत तक होगा। टीआरएआई चेयरमैन ने ऑपरेटर से फ्री बेसिक्स पर रोक जारी रखने को कहा। नया साल आने में बस चंद ही घंटे बचे हैं। मीठी कड़वी अच्छी बुरी यादों के साथ हम 2015 को बाय बाय करने वाले हैं और 2016 का स्वागत करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि इस साल आप खुद के लिए और अपने परिवार के लिए क्या खास करेंगे, जिनसे आपकी और आपके परिवार की जिंदगी और भी बेहतर बन सके। क्या है आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन और कैसे होगा ये पूरा? योर मनी की टीम पहुंची लोगों के पास और पता लगाया 2016 में लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन। 2016 is going to be the fitness year. मुझे फिट बनना है। खुद को सशक्त बनाना चाहती हूँ। मैं अमीर बनना चाहती हूँ। मैं लखपति बनना चाहता हूँ। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। मेरा खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस एम्पायर बना रहे पूरे इंडिया में। मुझे अपना खुद का घर बनाना है। मैं अपनी खुद की किताब पब्लिश करना चाहता हूँ। मेरे लड़के की शादी करना चाहता हूँ। आई वांट टू गो फॉर इंटरनेशनल ट्रिप। अपने बच्चों को विदेश घुमाना चाहता हूँ। मैं अपनी खुद की बिजनेस या बाइक खरीदना चाहता हूँ। गरीबों की मदद करना, उनको खाना खिलाना, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा देना, ये मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। 2016 का हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि हमें हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाना है। तो बहुत ही बेसिक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। बैंक बैलेंस किसी को बढ़ाना है, किसी को फिटनेस पर जोर देना है, लेकिन आपने गौर किया होगा फोकस है अमीर बनने पर, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने पर। कई लोग कह रहे हैं वो लखपति से ज्यादा आगे और भी कमाई करना चाहते हैं। तो कैसे पूरे होंगे ये सभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले। और हमारे साथ है बजाज कैपिटल के अनिल चोपड़ा और साथ ही एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के निखिल कोठारी। आप दोनों का ही स्वागत है। इतने सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमने सुन लिए और फोकस करते हैं फाइनेंस पर ही। अमीर बनना है, बिजनेस शुरू करना है, फॉरेन ट्रिप पर जाना है, खुद का घर खरीदना है। अब इसके लिए प्रूडेंटली पैसा बचाना पड़ेगा। तो निखिल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अगर ये सभी रेजोल्यूशंस को पूरा करना है तो पहला रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे प्लान करें इनकी ओर? सबसे पहला रेजोल्यूशन ये है कि मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा और सबसे इससे अहम बात यह है कि मैं उसको डिले नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो डिले करते हो उसका कॉस्ट बहुत खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि चाहे कितना भी अमाउंट हो, चाहे 500 रुपए हो, चाहे 5000 रुपए हो, चाहे 5 लाख रुपए हो, मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। जब आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपका पैसा ग्रो होएगा और तभी आप अमीर बन सकते हो। पैसा अगर कब्बड़ में पड़ा रहेगा तो पैसा कभी बढ़ेगा नहीं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहला रेजोल्यूशन ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा। मैं उसको अब डिले नहीं करूंगा, चाहे कितना ही पैसा हो उसको मैं अपने पैसों को काम में लगाऊंगा। तो जब आप कहते हैं कि जल्द से जल्द निवेश शुरू किया जाए, वो जल्द से जल्द कितना जल्दी हो सकता है? क्या लोग अपने पॉकेट मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पहली नौकरी लगते ही पैसे खर्च करने के बजाय निवेश करने के बारे में सोचे? कितनी जल्दी शुरुआत हो उस निवेश की? हम वॉरेन बफे सब जानते हैं। वॉरेन बफे ने अपना जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो 13 साल की एज पे किया था और वो कह रहे हैं कि वो भी मैं लेट से किया था। तो इन्वेस्टमेंट करने की कोई टाइम फ्रेम नहीं होती कि मैं कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं। मैं ये कहूंगा कि जिस दिन आपके घर में बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। जिस दिन आपके पास पॉकेट मनी आए, चाहे 500 रुपए आए हो, चाहे 1000 रुपए आओ, उस दिन से आप निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो। और ये बहुत जरूरी है कि जिस दिन आपकी जॉब लगे उस दिन आपको एक अप्रोच मानना चाहिए कि जो मेरी कमाई होगी उससे मैं कुछ पैसा सेव करूंगा और जो बाकी जो बचेगा वो भी मैं स्पेंड करूंगा। जो वॉरेन बफे क्या कहते हैं कि डोंट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, सॉरी डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि मेरी जो कमाई होगी उसका 10% या 20% जो भी आपको चाहो वो सेव करो, उसके बाद जो बचता है वो स्पेंड करो। तो पहले सेव करें, उसके बाद खर्च करें। चोपड़ा साहब, उस लिहाज से कितना अहम है जब आप खुद ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने पैसा बचाना है, सेव करना है, निवेश करना है, और आपके आजू बाजू वाले लोग हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, उनको भी ये मैसेज रिले हो?
देखिए, पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि अपने आप को हर एक को फाइनेंशियली एजुकेट करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही इग्नोरेंस है और बहुत ही नॉलेज की कमी है लोगों में। लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग में ही फर्क नहीं समझते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने अपना रिटायरमेंट का पैसा बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रखा है, मैं माफी मांगूंगा कि वो आपने इन्वेस्ट नहीं किया, वो आपने सेव किया हुआ है। तो पहला रेजोल्यूशन तो ये होना चाहिए कि आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझें, एक डॉक्यूमेंट बनाएं कि आपके क्या गोल्स हैं, वो कब कब आएंगे और उनको पूरा करने के लिए आपको किस किस तरह के निवेश करने हैं, और वो जल्दी से जल्दी शुरुआत करें, उसको मॉनिटर करें, उसको कंटिन्यूअसली उसकी रिव्यू करें और उसको टाइम पे टाइम चेंज करते जाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियली एजुकेट हो जाएं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना है और आपको आज अगर 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 10 साल के बाद आपका बच्चा अगर रेडी होगा पढ़ने के लिए, तो 10 साल के बाद आपको 5 लाख नहीं, शायद 12 लाख रुपए चाहिए होगा। तो इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त करना, इक्विटी में निवेश करना क्यों जरूरी है, डेट में अगर निवेश करेंगे तो वेल्थ नहीं क्रिएट होगी, इंश्योरेंस कितनी होनी चाहिए। तो पहला रेजोल्यूशन तो ये होगा कि अपने आप को आप फाइनेंशियली एजुकेट करें, फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रिंसिपल्स को समझें और रिस्क को समझें, एसेट एलोकेशन को समझें। तो चलिए, तो किस तरह से निवेश किया जाए पहले वो समझे और उसके बाद आप आगे बढ़िए पैसा निवेश करने के लिए। अब यहाँ पर जब हम निवेश की बात करते हैं, एक और चीज होती है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें अगर कुछ इलनेस हो या फिर खुदा ना खास्ते एक्सीडेंट हो, आपकी नौकरी चली जाए। ऐसी स्थिति में प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंश्योरेंस को कितना तवज्जो देना चाहिए? ओके, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो अप्रोच मानते हैं उसमें सबसे पहला आता है कि अपना प्रोटेक्शन प्लानिंग, क्योंकि प्रोटेक्शन प्लानिंग आप इन्वेस्टमेंट तभी करोगे, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जब तक आप कमा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर खुदा ना खास्ता कल आपको कुछ हो गया तो फिर आपकी जो आपने सोचा है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये करूंगा, वो कैसे होएगा। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है इंश्योरेंस प्लानिंग। इंश्योरेंस के लिए जो सबसे 2 महत्वपूर्ण इंश्योरेंस है वो है, पहला तो है एक मेडिकल इंश्योरेंस, कि आज कोई भी कारण से मेरी फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और जो हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो आपके, अगर आपके मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में वो बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। तो सबसे पहले है कि आप अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस लें और वो अच्छा एक कवर लें। लोग बोलते हैं मेरा 1 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, वो काफी नहीं है। 1 लाख से आज आपका खर्चा नहीं निकलता मेडिकल का, तो मिनिमम 3 से 5 लाख मिनिमम होना चाहिए। और अगर मैं बोलूंगा कि कोई एक मिडिल नेटवर्क इंडिविजुअल है तो 10 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा सबसे अहम जो इंश्योरेंस है वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि कल मैं 30 साल तक काम करूंगा, पर अगर इन 30 साल में अगर मेरी अकाल मृत्यु हो गई, मेरी पहले से मृत्यु हो गई, तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिलेगा। तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस क्या करता है कि अगर मैं 30 साल की टर्म इंश्योरेंस लेता हूं और 30 साल में अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी फैमिली को एक बड़ा सा समय शॉर्ट मिल जाता है। और एग्जाम्पल देता हूं, आज मेरी 2 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस है, उसके लिए सालाना मैं प्रीमियम 15,000 रुपये पे कर रहा हूं। तो आज मैं हर 15,000 मैं 30 साल तक पे करता रहूंगा। इस 30 साल में अगर मेरी मौत हो गई या मेरी डेथ हो गई तो मेरी फैमिली को 2 करोड़ रुपये मिल जाएगा। तो मेरी वाइफ फाइनेंशियली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इमोशनली आप कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियली वो सिक्योर है। तो सबसे पहले एक मेडिकल इंश्योरेंस और उसके बाद टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद जो एड ऑन इंश्योरेंस होते हैं, जैसे आपका क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये सब आप बाद में देख सकते हो, पहले आपका मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। और जो सबसे अहम जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है आज के दिन पे, होम इंश्योरेंस, होम जो सबसे हमारा सारा पैसा उसमें लगा रहता है, उसकी भी हमें इंश्योरेंस निकाल के देनी चाहिए। अभी हम जानते हैं कि कुछ महीने पहले नेपाल में अर्थक्वेक आया था और उससे काफी घर बर्बाद हो गए थे। तो आपका अगर होम इंश्योरेंस लिया हुआ तो आपका स्ट्रक्चर पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा। होम इंश्योरेंस में जब आप लोन लेते हैं उसके साथ भी आपको इंश्योरेंस मिलता है क्या वो काफी है, या फिर आपको अलग से आपके घर में जो जो चीजें हैं उसके लिए भी इंश्योरेंस रखना होगा? क्योंकि आपने नेपाल वाला एग्जाम्पल लिया, तो क्या वो अलग से इंश्योरेंस भी कराना जरूरी है? हाँ जी, तो जो नॉर्मली आपका जो लोन के साथ लेते हैं वो खाली स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, तो आपको घर के अंदर कंटेंट भी होता है। तो आपको जो होम इंश्योरेंस है वो कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस मिलती है, जहां पे आपका स्ट्रक्चर एज वेल एज कंटेंट दोनों कवर होता है। तो वो आपको कंप्लीट सेफ्टी देता है। और आपकी जब ईएमआई खत्म हो जाती है तो फिर आप नॉर्मली होम इंश्योरेंस को भूल जाते हो, क्योंकि वो लोन के टेन्योर तक कवर रहता है। तो आपका होम इंश्योरेंस आप 10 साल का भी ले सकते हो, 15 साल का भी ले सकते हो, तो आपको लंबे टाइम पे एक बार प्रीमियम देने से आपका पूरा कवर रहता है। और होम इंश्योरेंस ऐसा लीजिए जहां पे कंटेंट एज वेल एज आपका स्ट्रक्चर कवर रहे। लेकिन सबसे पहले आप कह रहे हैं एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए और एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके लिए पहले आप प्लान करें और उसके बाद में बाकी इंश्योरेंसेस की प्लानिंग करें, क्योंकि हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर ही रहे हैं। चोपड़ा साहब, ऐसे में लोगों के पास अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, फिर वो भागते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करना लगते हैं। इमरजेंसी फंड की क्या अहमियत है, और अगर किसी ने इमरजेंसी फंड तैयार करना है वो कैसे तैयार किया जाए?
हाँ, देखिए बहुत जरूरी है कि किसी भी किस्म की इमरजेंसी आ सकती है, ना सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी, और भी कोई फैमिली इमरजेंसी आ सकती है। इसका जो थंब रूल है वो ये है कि आप अपना एक बजट बनाएं कि आपकी आमदनी कितनी है, टैक्स कितना निकल जाता है, ईएमआई कितनी निकल जाती है, हाथ में कितना बचता है और उसमें से कितना आप सेव करते हैं और कितना आप खर्च करते हैं। जो अमाउंट आपका मंथली खर्च का बजट है उसका कम से कम 6 गुना आपको एक इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, जो कि नॉर्मली लोग रखते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक सेविंग्स अकाउंट में जो ब्याज है वो सिर्फ 4% मिलता है और उससे इन्फ्लेशन भी मीट नहीं होता है। तो हमारी सलाह ये रहती है कि आप उसको बजाय सेविंग्स अकाउंट में रखने के, आप उसको अगर लिक्विड फंड में रखें म्यूचुअल फंड के, और उसकी डेली डिविडेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लेकर रखें, तब आप कभी भी जब चाहें वहां से पैसा निकाल सकते हैं और आपको जो रिटर्न है वो भी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाती है। तकरीबन 6 महीने का आपके खर्चे का एक इमरजेंसी फंड आपको हमेशा बनाकर रखना चाहिए, उसके बाद ही आपको दूसरी तरफ निवेश की तरफ रुख करना चाहिए। चलिए, तो पहले आप अपना पहले सेव करें, यह आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद खर्च करें। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड तैयार करें, तो आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप 10,000 रुपए खर्च करते हैं एक्सपेंसेस के तौर पर, या आपके बिल्स हो सकते हैं, आने जाने का खर्चा हो सकता है, उसका 6 गुना आपने हर महीने अलग से रखना है, और सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि एक लिक्विड फंड में रखना है, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप फटाफट उसमें से पैसा निकाल सके। और जैसे निखिल कह रहे थे कि आपको अपने आप और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट भी करना है, तो उस पर भी जोर देना काफी जरूरी है। तो इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, एक मेडिकल इंश्योरेंस और साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस। ये आपके लिए हम कुछ रेजोल्यूशंस निकाल कर रख रहे हैं, ताकि आपका जो गोल है अमीर बनने का, लखपति बनने का, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, ये सब स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, उन गोल्स को आप जरूर अचीव करेंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी और आपको ये भी बताएंगे कि किसको ज्यादा तवज्जो दे, पैसे बचाने को या फिर टैक्स बचाने को। आप बने रहिए सीबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं योर मनी सीबीसी आवाज पर, और फोकस है 2016 में आपका क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए, वो ऐसा कौन सा आप प्रण ले रहे हैं जिसको पूरी तरह से पूरा करना है। यहाँ पर लोगों ने कहा वो अमीर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने लिए शायद एक बढ़िया छुट्टी प्लान करना चाहते हैं, लेकिन ये सब पूरा हो पाएगा अगर आप सही तरीके से अपने पैसे को बचाएं, उसको निवेश करें। तो खास तौर से अब हम बात कर रहे हैं निखिल से और अनिल चोपड़ा जी से, और अब हम फोकस करेंगे नॉर्मली जो लोग गलती करते हैं कि आप पैसा निवेश करते हैं टैक्स बचाने के लिए, वो कितनी बड़ी गलती है और उसमें इस साल 2016 में सुधार कैसे लाया जाए, चोपड़ा साहब? हाँ, देखिए, अगर हम कुछ साल पुरानी बात करें तो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते थे कि उसको लेने से उनको टैक्स बच जाता था, और वो ये नहीं देखते थे कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी से उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उससे क्या रिटर्न आने वाली है। अब जब से IRDA ने लिबरलाइज किया है, उसके बाद से नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं और तरह तरह के प्लान्स आए हैं, तो अब काफी जागरूकता बढ़ गई है कि बजाय इसके कि आप सिर्फ ये देखें कि टैक्स बच रहा है, उसके बजाय आप ये देखें कि जो भी स्कीम या प्लान आप ले रहे हैं उससे आपको क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि म्यूचुअल फंड के इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, उसके जरिए आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसमें 3 साल का लॉक इन रहता है, उसमें टैक्स भी बचता है, साथ ही साथ आपकी वेल्थ भी क्रिएट होती है अगर आप लॉन्ग टर्म उसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए चलते हैं। तो टैक्स बचाना जो है वो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका होता है कि आपका लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ क्रिएट हो। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो आपको सेक्शन 80D में उसका टैक्स बचता है। जो टैक्स बचता है वो आपका सेकेंडरी एक बेनिफिट है। प्राइमरी बेनिफिट जैसे पहले निखिल ने बताया कि आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको कैशलेस वहां से पेमेंट होती है इंश्योरेंस कंपनी से और आपके ऊपर कोई बोझा नहीं पड़ता। तो वो उसका मेन रीजन होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, ना कि ये कि सेक्शन 80D में पैसा बच जाएगा। इसी तरह से अभी NPS एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, न्यू पेंशन सिस्टम, जिसमें नई टैक्स रिबेट दी है सेक्शन 80CC के अंदर 50,000 रुपए की। तो वो भी 50,000 रुपए अगर आप निवेश करेंगे तो 15,000 रुपए आपका टैक्स बचेगा अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है। लेकिन आपको NPS में निवेश इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि टैक्स बच रहा है, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि उससे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो रही है, उससे आपकी पेंशन प्लानिंग हो रही है। इसी तरह 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 के इंश्योरेंस प्लान हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस की बात करी। टर्म इंश्योरेंस का थंब रूल ये है कि आपकी जितनी भी सालाना आमदनी है, इनकम है, उसका कम से कम 7 से 10 गुना का आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी 15 लाख रुपए साल की कमाई है तो 1 करोड़
रुपए का टर्म इंश्योरेंस की आपकी कवरेज होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस आपको लगेगा कि शायद बहुत महंगी होगी, लेकिन जब आप ज्यादा तहकीकात करेंगे तो पाएंगे कि अगर आप यंग हैं, 30 साल की हैं, हेल्थ अच्छी है आपकी, आप स्मोक नहीं करते हैं, तो आपको 20-25 हजार रुपए ही सालाना प्रीमियम देके 1 करोड़ रुपए का आपको प्लान मिल जाएगा और उससे आपकी टैक्स की बचत भी होगी। तो यहां पे भी दोबारा से वही बात दोहराई जाएगी कि टैक्स बचना जो है वो तो एक सेकेंडरी बेनिफिट है, आपको वहां छूट मिल जाएगी, लेकिन पहला बेनिफिट ये होगा कि आपके एक हेड के ऊपर एक सम एश्योर्ड रहेगा, एक फैमिली के ऊपर प्रोटेक्शन रहेगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी घटना हो जाती है तो आपके फैमिली के जो गोल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को या इंश्योरेंस प्लान को कंसिडर करें तो टैक्स बेनिफिट के लिए ही ना लें, टैक्स बेनिफिट जो है वो सेकेंडरी रीजन होना चाहिए। टैक्स के बारे में पहले ना सोचे, अपने पैसे को बचाने के बारे में सोचे। लेकिन अगर पैसा बचाना ही है निखिल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से प्लान करें। अज्यूमिंग एक शख्स अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करना चाहता है तो 2-3 चीजें क्या होनी चाहिए उस प्लान में जो इम्पोर्टेंट है, कैसे प्लान करें अपने फाइनेंशियल्स को? फाइनेंशियल प्लानिंग में जब कब करते हो तो सबसे पहले होता है आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए कि आपकी जो इनकम क्या है, आपके खर्चे क्या हैं, उसके बाद सेविंग क्या कर रहे हो। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि उनकी सालाना सेविंग क्या है। दूसरा चीज होना चाहिए कि आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, उन सबको एक जगह पे लाइए, एक पेपर पे लाइए कि आपकी आज की नेटवर्थ क्या है। हम 20 साल काम करें, 25 साल काम करें, पर हमें ये नहीं पता कि हम आज हमारी वैल्यू क्या है। तो वो एक इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नेटवर्थ स्टेटमेंट बनाइए। फिर थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है वो है कि मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं, मैं ये पैसे कमा क्यों रहा हूँ, मेरे रीजंस क्या है पैसे कमाने के। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल लाइए। फाइनेंशियल गोल क्या हो सकते हैं? एक तो आपका कंटिजेंसी प्लानिंग हो सकता है, एक आपके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, बच्चों की शादी हो सकती है, और सबसे अहम जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है वो आपका खुद का रिटायरमेंट है। तो ये सब आपके गोल्स हैं। उसके बाद आप वेकेशन को ऐड कर सकते हैं, आप घर को ऐड कर सकते हैं, मेरे को हॉलीडे होम खरीदना है, मेरे को चैरिटी करना है, ये सब आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इन सब गोल्स क्या है आपके लाइफ के, वो एक पेपर डाउन में कीजिए। उसके बाद कौन सा एसेट जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किस गोल के लिए काम कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा एसेट है, मैं इसको बेचूं या भी रखूं। तो पहले आप ये बताना चाहिए एसेट क्यों है। ये एसेट मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए है, तो बच्चों की पढ़ाई कब है? आज से 10 साल बाद है, तो आज क्यों सोचें इसके बारे में। वो पैसा आपको 10 साल बाद चाहिए तो 10 साल होल्ड कीजिए उसको। अगर ये पैसा वेकेशन के लिए है और वेकेशन आपको 6 महीने बाद जाना है, तो ये पैसा आपको 6 महीने बाद चाहिए तो 6 महीने बाद बेच दीजिए। तो उस तरह से आपको पहले प्लानिंग करनी होगी कि मेरे कैश फ्लो क्या है, मेरा नेटवर्थ क्या है, मेरे गोल्स क्या है, और कौन सा एसेट किस गोल के लिए काम कर रहा है। उसके बाद मेरे को कितना पैसा हर गोल के लिए सेव करना है, और मैं उतना सेव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और सेव करके फिर कहाँ इन्वेस्ट करें। चलिए, तो गोल सेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी क्विकली चोपड़ा साहब, जिससे पहले कि हम ब्रेक लें, कितना अहम है रियलिस्टिक होना अपने गोल सेटिंग में? बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी कि फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट करना है। जैसे कि हमें इन्फ्लेशन का ध्यान में रखना है, तो इन्फ्लेशन आगे चल के कितना होगा इसकी एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि अभी जैसे 5-6% है तो आगे 5-6% रहेगा। सिमिलरली इक्विटी मार्केट से कितनी रिटर्न आएंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर पहले अभी तक 18-20% रिटर्न आ गई सालाना तो आगे भी आती रहेगी, तो वो एक गलत एजम्पशन हो जाएगी, क्योंकि आगे चलते हुए जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक बेस बड़ा हो रहा है, तो हमें शायद इक्विटी मार्केट से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ी घटा के 12 से 14% करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि आप इनको ठीक से समझें, इन्फ्लेशन के बेनिफिट को समझें, इंटरेस्ट रेट की क्या मूवमेंट आगे होने वाली है, और जो रिटर्न आपको देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि टैक्स लगने के बाद आपके हाथ में क्या बचेगा। तभी आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो। चले आगे के बारे में सोचिए, और खासतौर से महंगाई को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि आज के भाव कल वैसे ही नहीं रहेंगे, इनमें बढ़त आती हुई दिखाई देगी, तो उसको भी आप फैक्टर इन करते रहें जब आप प्लान कर रहे हैं कि कितना आपको पैसा बचाना है 5 साल या फिर 10 साल के बाद, कितनी आपको रकम चाहिए, वो आप जरूर फैक्टर इन करें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे जल्दी और कुछ और नुस्खे आपको बताएंगे कि कैसे आप बन सकते हैं माला माल और लखपति से करोड़पति बन सकते हैं 2016 के साल में। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं योर मनी, और एक खास एपिसोड हम आपके लेकर आ रहे हैं 31 दिसंबर के दिन। हम आपकी तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल, नए साल 2016 में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे अचीव करें, और अपना जो रेजोल्यूशन है अमीर बनने का वो कैसे पूरा हो। हर साल लोग ये सोचते हैं कि मुझे अगले साल एक घर खरीदना है, उसके साथ शायद अगर आप इस एक पर्टिकुलर साल, मान लीजिए 2015 में 10,000 रुपए सेव कर रहे हैं, लेकिन 2016 में क्या उस रकम को बढ़ाना चाहिए या फिर उसी स्टेबल अमाउंट के साथ आगे बढ़ा जाए। चोपड़ा साहब, क्योंकि गोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस गोल के साथ साथ जो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पिक करते हैं या फिर अमाउंट हर साल सिलेक्ट करते हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए और कितनी सिस्टमैटिकली बढ़ाया जाए।
जी देखिए, हम हमेशा से ही सलाह देते आए हैं कि आपके जो भी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड्स के तरह तरह की स्कीमों में निवेश करें और ताकि उसमें डिसिप्लिन रहे और लगातार उसको निवेश करते चलें। दूसरा थंब रूल यह है कि जो भी आपकी टेक होम सैलरी है उसका तकरीबन 25 से 30% बचाना चाहिए। अगर आज आपको टेक होम 30,000 रुपए बच रहा है तो उसमें से आप 10,000 रुपए की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, कल को आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी इंक्रीमेंट होगी, आप एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, फिर प्रेसिडेंट बनेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपकी सेविंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो आपको अगर अगले साल इंक्रीमेंट के बाद आपकी जो टेक होम सैलरी है वो 30,000 से 40,000 हो जाती है, तब आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ के 10 से 15,000 हो जाती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी अपनी आमदनी बढ़े, आपकी सेविंग करने की क्षमता बढ़े, आप अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इजाफा करते जाएं ताकि आपके गोल को पूरा करने में बहुत आसानी हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे जैसे आपके हाथ ज्यादा पैसे लगते जाते हैं वैसे ही आपको वो पैसे सेव भी करने हैं, निवेश भी करने, और उसी रेशियो में अगर आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि हम इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं निखिल, कितना अहम है ये भी सुनिश्चित करना कि सही टाइम पर वो पैसा सही शख्स के पास जाए। उसके लिए किस तरह की तैयारी करती रहनी चाहिए? ओके, हम ये इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं पर हम बहुत बार ये मिस कर जाते हैं कि अपने उसको इन्वेस्टमेंट को नॉमिनेट नहीं करते। कल आज बैंक अकाउंट में इतनी सारी फिक्स डिपॉजिट है पर उसका कोई क्लेमेंट नहीं है क्योंकि उसमें नॉमिनेशन नहीं था। तो सबसे पहले कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप ये ध्यान रखें कि आपको उसमें नॉमिनी भी ऐड करना होता है। नॉमिनी खाली केयर टेकर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पैसे नॉमिनी को चले गए हैं। जब तक आप हो आपको वो पैसे आपके हाथ में ही रहेंगे, पर खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो जो नॉमिनी है वो जाके उस फंड को या उस सिक्योरिटी को पे जाके अपना उस इन्वेस्टमेंट को अपने नाम पे कर सकते हैं। तो सबसे अहम है कि जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस दिन आप ये देख लीजिए आपके नॉमिनी है कि नहीं है। आपके बहुत सारे पुराने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए होंगे जिसमें अभी तक आपने नॉमिनी ऐड नहीं की होगी, तो ये मैं बोलूंगा इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन मानिए कि आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है उन सबको मैं लिखूंगा और ये चेक करूंगा सब में नॉमिनी अपडेटेड है कि नहीं है। अगर नॉमिनी अपडेटेड नहीं है तो विद इन मैं डेडलाइन करूंगा कि 7 डेज का मैं डेडलाइन है, उसमें मैं उसमें नॉमिनेट अपडेट कर दूंगा। और ये किसी भी समय कभी भी हो सकता है, भले ही ये 10 साल पुराना इन्वेस्टमेंट हो। नॉमिनी आप कभी भी ऐड कर सकते हो और इसमें एक और फायदा है कि नॉमिनी आप चेंज भी कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने आज एक नॉमिनेट कर दिया तो मैं उसको मेरे को जिंदगी भर यही नॉमिनी रहेगा। तो बहुत लोग सोचते हैं मेरे को पता नहीं किसको देना है तो मैं नॉमिनी नहीं रखता हूं, वो बहुत गलत है। जिस दिन आपको नॉमिनी चेंज करना है उस दिन नॉमिनी चेंज कर सकते हो। आपका जब एक सिंपल सिग्नेचर चाहिए फॉर्म पे और नॉमिनी चेंज हो जाता है, पर यह है कि नॉमिनी जरूर रखिए। और कितनी जल्दी किसी शख्स को बिल बनाने के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि सबने देखा है फिल्मों में कोई बीमार पड़ा है उसके बाद वो बिल की बारी आती है, लेकिन क्या एक यूथ भी, एक नौजवान शख्स भी जल्द से जल्द बिल बना सकता है? जिस दिन आपके पास कोई एसेट है उस दिन आपको बिल बना लेनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने कोई रियल एस्टेट बाय कर लिया है, आपने म्यूचुअल फंड्स बाय किए हैं, सब कुछ इन्वेस्टमेंट जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स है वो आपने बाय कर लिए हैं, तो उस दिन आपको एक बिल बना लेनी चाहिए। और बिल बनाना बहुत ही सिंपल, एक सिंपल पेपर में आप लिख सकते हैं कि ये एसेट्स किसको जाता है। आज हमें पता है कि इंडिया के सबसे अमीर इंसान भी बिना विल के चले गए थे। तो ये है कि विल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी विल नहीं है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली को बाद में प्रॉब्लम आए, आपके फैमिली में कटराव हो कि किसके पास ये इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस दिन आपका एक बड़ा एसेट आया था, स्पेसिफिकली एक रियल एस्टेट अगर आप खरीद चुके हो तो एक विल बना लेना चाहिए। और आप जब चेंज कर सकते हो, आपके और एसेट्स ऐड हुए उस विल में आप ऐड कर सकते हो। चले, तो जैसे जैसे आप निवेश कर रहे हैं ये भी इंश्योर करें कि आप एक नॉमिनी रखें, और अगर आपके पास एक बड़ा एसेट आ जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक फ्लैट खरीद लिया, तो तब तुरंत प्रभाव से आप एक साथ में विल भी बनाएं और इनमें चेंजेस आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल और चोपड़ा साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। हम सब की ओर से आप दोनों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और योर मनी के सभी दर्शकों को भी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।